नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के पेपर के अंतर्गत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर में आज हम आपेक्षिकीय द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का अध्ययन किया। उसके पश्चात आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में हमने लंबाई में संकुचन और काल विस्फारण प्रभावों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम यह जानेंगे कि किसी कण का द्रव्यमान निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि वेग पर निर्भर करता है और गतिशील कण का द्रव्यमान इस प्रकार से वेग के साथ परिवर्तित होता है। वेग बढ़ने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि कण का द्रव्यमान बढ़ता जाता है और यदि कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए तो कण का द्रव्यमान उस स्थिति में अनंत हो जाएगा। जबकि यदि कण विरामावस्था में है तभी उसका द्रव्यमान नियत रहता है, जिसे कि हम विराम द्रव्यमान के रूप में कहेंगे। गतिशील कण का द्रव्यमान वेग पर किस प्रकार निर्भर करता है, इस निर्भरता को जानने के लिए हम दो निर्देश तंत्र, जैसा कि चित्र में दिख रहे हैं, पर विचार करते हैं। एक निर्देश तंत्र फ्रेम S से है जो कि रेस्ट पर है, तथा दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जो कि फ्रेम S के सापेक्ष एक नियत वेग, एक समान वेग v से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग गतिशील है। यह मूविंग फ्रेम है। हम दो पूर्ण प्रत्यास्थ कणों की टक्कर पर विचार करते हैं और हम ये मान रहे हैं कि फ्रेम S में जो दोनों कण हैं वह समान वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये एक कण है और ये दूसरा कण है। दोनों के वेग समान लिए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। ये टक्कर से पूर्व की स्थिति है। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार S डैश फ्रेम में m1 u1 प्लस m2 u2 का मान जब हम लिखेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से टक्कर से पूर्व का कुल संवेग 0 है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि टक्कर के पश्चात भी दोनों कणों का कुल संवेग 0 होगा और टक्कर के पश्चात कण का वेग v डैश बराबर, निकाय का वेग v डैश बराबर 0 हो जाएगा। जिसका अभिप्राय ये है कि ये जो निकाय होगा या दोनों कण हैं वो इस प्रकार से संलयित हो जाएंगे और S डैश फ्रेम में विराम स्थिति में होंगे। अर्थात S डैश फ्रेम के सापेक्ष संलयित निकाय का कुल वेग 0 होगा। अब हम इसी टक्कर को फ्रेम S के सापेक्ष प्रेक्षित करते हैं। चूँकि फ्रेम S डैश S के सापेक्ष एक नियत वेग v से प्लस x अक्ष की दिशा में गतिशील है और चूंकि जो निकाय है वो टक्कर के पश्चात S डैश फ्रेम में विरामावस्था में है, रेस्ट पर है, इसका वेग हमने v डैश बराबर 0 निकाला है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि टक्कर के पश्चात ये जो संयुक्त निकाय होगा, संलयित निकाय, वो S फ्रेम के सापेक्ष भी उसी फ्रेम S डैश के वेग अर्थात v से ही गतिशील दिखाई देगा। जबकि टक्कर से पूर्व उनके वेग ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर दोनों कणों के वेग क्रमशः u1 और u2 मान रहे हैं और द्रव्यमान इनके हमने m1 m2 ले लिए हैं तथा टक्कर के पश्चात जैसा भी हमने देखा निकाय का वेग S फ्रेम के सापेक्ष देखने पर v होगा। अब हम u1 और u2 के मान ज्ञात करने के लिए लॉरेंज वेग व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण लेते हैं, जो कि ux इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होगा। यहाँ से हम दोनों कणों के
एस व एस डैश फ्रेम में वेग यू एक्स व यू एक्स डैश के मान प्रयुक्त करने पर एक कण का वेग एस डैश फ्रेम में प्लस यू है और दूसरे कण का वेग यहाँ पर यू एक्स डैश का मान माइनस यू होगा। और इस प्रकार से इस समीकरण से हम u1 व u2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम संवेग संरक्षण का नियम एस फ्रेम में अप्लाई करते हैं, जिसके अनुसार टक्कर से पूर्व का कुल संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v होगा। u1 व u2 के मान समीकरण 2 से जब हम यहाँ पर प्रयुक्त करते हैं तो उसे हल करने के लिए हम m1 वाली राशियों को एक साइड में, m2 वाली क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड में लेकर के दोनों ओर 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, दूसरी साइड में 1 माइनस वी यू अपॉन सी स्क्वायर एलसीएम लेने के पश्चात जब हल करते हैं तो हमें m1 अपॉन m2 का मान 1 प्लस वी यू अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू अपॉन सी स्क्वायर मिलेगा, जो कि समीकरण 3 में दर्शाया हुआ है। अब हम 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए u1 का मान फिर से समीकरण 2 में जो हमने लिखा था वहाँ से हम प्रयुक्त करते हैं और उसे हल करके एलसीएम लेकर के जब हम हल करते हैं तो हमें 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलता है। इसी प्रकार से जब हम 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान निकालते हैं, जिसमें कि हम पुनः u2 का मान समीकरण 2 से रखते हैं और उसे हल करने पर हमें 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का मान 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलता है। इन दोनों परिणाम जो अभी हमने प्राप्त किए हैं आपस में यदि इन्हें विभाजित किया जाए तो हमें समीकरण 4 के अनुरूप रिजल्ट मिलता है। अब हम इस समीकरण 4 को समीकरण 3 में रखते हैं, जिसके लिए कि यहाँ पर हम ये मान रख रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम m1 अपॉन m2 का मान ज्ञात करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड का मान समीकरण 4 से हम पहले इन्वर्स करेंगे फिर रख देते हैं, तो हमें m1 अपॉन m2 का मान इस प्रकार से √1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होता है। या इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम ये पाएंगे कि m1 इंटू 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मिलता है। चूँकि दोनों साइडों के मान बराबर हैं, इसलिए ये दोनों साइड तभी बराबर हो सकती हैं अलग अलग वेग होने पर, अलग अलग द्रव्यमान होने पर, जब ये दोनों राशियां एक ही कांस्टेंट के इक्वल हों। और चूंकि इनकी जो विमा है, डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड में वो मास की है, इसलिए हमने इसको m0 कांस्टेंट के ऊपर माना है, जैसे कि अभी हम रेस्ट मास पार्टिकल का विराम द्रव्यमान कहकर डिफाइन करेंगे। इस प्रकार से हम जनरलाइज वे में ये कहें कि यदि कोई कण m द्रव्यमान का है जो u वेग से गतिशील है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो m इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से दिया जाएगा, जो कि समीकरण 5 में व्यक्त किया गया है। तो ये जो समीकरण 5 हमें प्राप्त हुई है, यही कण का आपेक्षिकीय द्रव्यमान या रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है, जो कि कण का वेग यदि u है और उसका रेस्ट मास m0 है तो उसका द्रव्यमान समीकरण 5 से दिया जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं समीकरण 5 में कि यदि हम u इक्वल टू 0 रखें तो हमें m इक्वल टू m0 प्राप्त होगा। इसका मतलब जब कण शून्य वेग पर है या विराम अवस्था में है तो उस समय उसका द्रव्यमान m0 विराम द्रव्यमान कहलाएगा। साथ ही हम समीकरण 5 में ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम u का मान बढ़ाते हैं, शून्य से अधिक करते हैं, वैसे वैसे m का मान m0 से अधिक होता चला जाता है और u इक्वल टू c होने की कंडीशन में कण का द्रव्यमान अनंत हो जाता है, जिसे कि हमने इसका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये ग्राफ के अंदर व्यक्त किया है, जिसमें कि u इक्वल टू c अर्थात जब कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाता है तो उसका वेग, उसका द्रव्यमान m का मान इन्फिनिटी को
अप्रोच करता है, उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तो ये इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो कि हमने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत से प्राप्त किया है। अब हम इसका उपयोग करते हुए आपेक्षिकीय ऊर्जा संवेग संबंध स्थापित करेंगे, जिसके लिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण से कुल ऊर्जा E का मान mc² के इक्वल होगा। यहाँ m का मान रखने पर m के स्थान पर हमने m0/√1 - v²/c² रखा है, तथा इसी प्रकार से कण का संवेग जब वह v वेग से गतिशील है तो वो p = mv होगा। इसमें भी हमने m का मान रख दिया m0/√1 - v²/c²। अब यदि हम e² - p²c² राशि का मान ज्ञात करें, जिसमें E और P के मान अभी जो हमने उपरोक्त मान प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ रख दिया जाए, तो E² का मान हो जाएगा m0² c4/1 - v²/c² और -p²c² के स्थान पर हमें ये मान मिलेगा m0² v²c²/1 - v²/c²। इसे जब हम हल करते हैं और 1 - v²/c² को एलसीएम ले लेते हैं और न्यूमरेटर में m0² c4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट में 1 - v²/c² मिलेगा। तो ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 - v²/c² जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें इस प्रकार से E² - p²c² का मान m0² c4 मिलेगा, या इससे हम E² का मान लिखें तो हमें समीकरण मिलेगी p² c² + m0² c4, या इससे हम कण की ऊर्जा E का मान संवेग के पदों में प्राप्त कर लेते हैं, जो कि =√p² c² + m0² c4 होगा। तो ये जो अभी हमने संबंध प्राप्त किया है यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है, ऊर्जा संवेग आपेक्षिकीय संबंध कहलाता है, जिसका कि उपयोग हम न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की विभिन्न परिघटनाओं को हल करने में उपयोग में लेते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग हम 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन से भी इसकी निश्चरता सिद्ध करने में करेंगे कि ये जो संबंध है, जब हम इसमें ऊर्जा के समीकरण रखेंगे और इसे जब हम हल करेंगे आगे, तो इसमें हम ये पाएंगे कि यह एक निश्चर संबंध है। अब हम अपने आगामी जो लेक्चर होगा उसके अंदर 4 वेक्टर फॉर्मूलेशन के बारे में जानेंगे।